जो हमारे एविडेंस हैं वो एविडेंस सारे गायब हो चुके हैं। वकील साहब की बात आपने सुनी, वो इस बात का गिला कर रहे हैं कि रजब भट्ट की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही नहीं हो रही। पुलिस या फिर इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो अपना काम सही से नहीं कर रही, प्रूफ गायब कर दिए गए हैं, ये इल्जामात लगे हैं वकील साहब की तरफ से। केस के बारे में मैं बात तो करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि देखें, जब केस समटाइम आपके फेवर में नहीं होता फिर आपको इस किस्म के गिले गुजारे नहीं करना चाहिए। जब अभी तक केस आपके फेवर में था, अगर थोड़ा सा आपके फेवर से हट रहा है तो फिर वो सिनेरियो बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है फैसला तो या रजब की साइड पे होगा या आपकी साइड पे होगा, एक ही बात है। बाकी ये मजहब का मामला है, ये कोई इस किस्म का मामला तो है नहीं, ये पर्सनल गिलिच का। तो केस की मैं बात करूं तो जाहिर बात है, आईओ जो थे, आप लोगों को पता होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे रजब भट्ट के केस के पहले वाले, वो इंतकाल कर चुके हैं। अभी उनकी जगह पे दूसरे हैं। अभी यहाँ पे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आया ये केस एफआईए में ट्रांसफर हो गया है या फिर ये केस कहाँ पे खड़ा है। इस बात का गिला भी किया वकील साहब ने। और उसके बाद जो नेक्स्ट डेट है वो 24 तारीख की डेट पड़ी है। 24 तारीख को क्या होगा कि दोबारा से एक हेयरिंग होगी, रजब भट्ट कराची जाएगा, एक सिलसिला वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा लाहौर वाले केस की तरफ, तो वहाँ जरक हो गया, नदीम नानी वाला हो गया, रजब भट्ट हो गया, इन सब के ऊपर केसेस हैं वो पेश हुए थे। अब वहाँ पे थोड़ा सा मसला यह था कि रिकॉर्ड नहीं था। फिर उसके बाद रिकॉर्ड भी मंगवाया गया तो प्रोसिक्यूटर भी नहीं थे जो एनसीसीआईए के। फिर 28 अप्रैल की उसकी डेट पड़ चुकी है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि एनसीसीआईए रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश कर रहा, इस चीज़ को इतना डिले क्यों किया जा रहा है। और बात यह है कि एनसीसीआईए के पास क्या जो हमारी गेमिंग एप्स हैं उनकी प्रमोशन के हवाले से कोई प्रॉपर लॉ मौजूद है, ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। खैर, जो कराची वाला मामला है जी, ये थोड़ा सा लटकता नज़र आ रहा है। एडवोकेट राज सोलंकी वो भी थमने का नाम नहीं ले रहे। वो ये बार बार कह रहे हैं कि भाई मैं ना करूंगा, रजब भट्ट जो है जमानत कैंसिल करवाऊंगा, लेकिन दूसरी साइड पे वो वीडियो पे वीडियो भी डाल रहे हैं। मतलब जो कोर्ट जाते हुए भी वीडियो डाल रहे हैं, वापस आते भी वीडियो डाल रहे हैं, फिर सारा कुछ खुद ही बता देते हैं, साफ़ी भी बन गए, सारी चीज़ें तो वो खुद कर रहे हैं। और उसके बाद जो भी फैमिली बनाते वीडियो बनाते हैं उस पर लिखते हैं रजब भट्ट फैमिली, रजब भट्ट को टैग भी कर लेते हैं। तो मुझे, एक वकील का काम होता है आपने अपने केस को डिफेंड करना। चलो आप वीडियो बना लो, मसला नहीं है, फेम भी उठा ले, मसला नहीं है, लेकिन कम से कम ये इधारों पे इल्ज़ामात तो ना लगाएं कि जी मेरी यूएसबी गायब होगी, मेरी फाइल गायब होगी। गायब नहीं हुई। जब एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब फोत होता है तो वहाँ से जब चीज़ें दूसरे के पास जाती हैं, इट विल टेक टाइम। इसके प्रोसीजर होते हैं, उस प्रोसीजर के थ्रू होते हैं। वैसे तो नहीं होता जी आप ये पकड़ो और आप वो कर लो। केस कहाँ पे खड़ा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये केस अभी का नहीं है, इस केस को कम से कम 1.5 साल हो गए। तो 1.5 साल से केस जो चल रहा है, उस दौरान अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की इंतकाल कर जाते हैं तो फिर एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस के थ्रू चीज़ें हैंडल की जाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने गिला किया जी मेरी यूएसपी गायब है, मेरे प्रूफ गायब हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मसले वाली बात नहीं है। दूसरी बात, वो बोल रहे हैं जी मेरे प्रूफ, देखें आपके प्रूफ तो सोशल मीडिया के ऊपर भी पड़े, आपके प्रूफ तो वो वीडियोज़ हैं, वो तो आपके पास पड़ी है। आपका कोई ऐसा प्रूफ तो नहीं है पर्सनल के जो आप ये बोल सको कि भाई मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जी केस के हवाले से। रजब भट्ट चूँकि काफ़ी टाइम से इन प्रॉब्लम का शिकार है, केस पे केस उस पर चल रहा है। और जो नदीम नानी वाला है, नदीम नानी वाला एक केस में तो वो हो चुके हैं। दूसरा जो केस है अभी इनके एक चल रहा है प्रमोशन वाला, 12 नदीम नानी वाला बाय ट्रेवल भी कर सकता है। उसका जो नाम है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से वो निकल चुका है। नदीम नानी वाला इस टाइम पे टोटली फ्री है। रजब के लिए मसले मसाइल ज़रूर हैं। लास्ट टाइम रजब भट्ट बीमार था जिसकी वजह से कराची पेशी पे नहीं जा सका। इस दफ़ा वो गया था एक सिक्योरिटी के साथ, प्रोटोकॉल के साथ वो गया था वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जो कुछ भी कराची में उसके साथ हो चुके हैं उसके बाद सिक्योरिटी कोलैप्स तो रख ही नहीं सकते। इसी तरह लाहौर के अंदर भी सिक्योरिटी भी चाहिए। लेकिन सवाल, जो वीडियो बनाने का मकसद है, मुझे सिर्फ एक बात नहीं समझ आ रही कि ये केसेस ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। या तो उसके अगेंस्ट हैं या तो उसके फेवर में है, लेकिन केसेस तो अभी तक ख़त्म होने चाहिए। बाकी जो मज़हब का कोई भी केस हो तो मेरा ख्याल है कि उसको उलमा को भी शामिल करना चाहिए, कि मतलब जो आपकी कोर्ट्स हैं उलमा की भी राय लेनी चाहिए। उसकी बेस पे बाहर भी बैठ के आपस में बातचीत करके ये चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बाहर बैठ के क्यों नहीं सॉर्ट आउट कर रहे? जाहिर बात है उलमा तो हैं, आप उलमा को लूप में लेके, जिस तरह मियां बिलाल एडवोकेट वाला मसला वो था, उलमा आए थे, उलमा ने फतवे भी दिए थे, फिर रजब ने माफ़ी भी मांगी थी, वो अच्छे तरीके से चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी। अगर यहाँ पे आपका मजहब का मसला है, पर्सनल ग्लिच नहीं है, व्यूज़ का मसला नहीं है, तो फिर आप क्या करो, उलमा को साथ टच करें। इस केस को आप एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर व्यूज़ का मसला ना हो, पर्सनल ग्लिच ना हो, तो कराची वाला केस एक दिन में ख़त्म हो सकता है। क्यों? उलमा को आप बीच में इन्वॉल्व करो। जो जय्यद उलमा तो कराची में बैठे सारे, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हैं, दूसरे हैं, आप उनको साथ इंक्लूड करें।
उनसे बात करें कि इस चीज़ को हम कैसे या तो वाइंड अप कर सकते हैं या फिर सज़ा देनी है तो उलमा बोलें जी इस चीज़ की सज़ा बनती है, सज़ा दो। उलमा का कंसेंट बड़ा ज़रूरी हो गया इस टाइम पे, और जब तक आप उलमा को नहीं करोगे तो इस केस का हल भी नहीं निकलेगा। अभी आपने मतलब पहले था रजब के खिलाफ होती थी चीज़ें, अब थोड़ा सा चीज़ें उसके फेवर में आने लग गई तो इन्होंने बोल दिया जी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हो रही। तो क्या पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, पहले सही हो रही थी, तो उस टाइम पे अगर गलत थी तो आप क्यों नहीं बोले? फिर जिसने भी पर्चा काटा क्या उसने पर्चा सही काटा, ये भी तो देखना चाहिए ना। तो सारी चीज़ें तो आपके फेवर में हो रही है। कराची में आप मौजूद हो, वकील आप हो, आप तो सारा कुछ कर सकते हो। क्या आपके होते हुए पुलिस को भी इस बात का पता है कि भाई आगे एक वकील खड़ा है? क्या पुलिस आपको लगता है कोई हंका फेंकी इसमें कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ये चीज़ माइंड में रखिएगा। इल्ज़ामात से नहीं, हाँ अब चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात, अगर रजब भट्ट बेगुनाह था, फर्ज करें वो बरी हो जाता है, तो क्या मुद्दई को कुछ सजा मिलेगी? मतलब जो भी मुद्दई जिसने उस पर केस किया रजब भट्ट अगर बेगुनाह है तो क्या मुद्दई को कोई सजा मिलेगी? या फिर नहीं जी केस क्लोज हो गया जी, तुसी अपने घर चले जाओ, तुसी अपने घर चले जाओ। ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। और पाकिस्तान में हमने अक्सर देखा है कि इल्ज़ामात तो लग जाते हैं बंदे के ऊपर, लेकिन जब अब रजब हार गया केस पे तो रजब को सजा होगी, लेकिन रजब अगर केस जीत जाता है तो क्या मुखालिफ बंदे उसको ऊपर की पेनल्टी पड़ेगी? ये भी सोचने वाली बात है कि आप किसी के ऊपर मजहब का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अगर आपने इल्ज़ाम लगाया आप उसको डिफेंड करोगे, और अगर आप हार जाते हो तो फिर क्या आपको सज़ा मिलेगी? बात ये सारी है कि अगर आपने किए मज़हब के लिए जी, चलें जी इस्लाम का मामला हम मान लेते हैं, रजब की गलती है हमने मान लिया, फिर वीडियोस पे वीडियोस तो ना डाले ना। आप क्या कर रहे हो, वीडियो पे वीडियो डाली जा रहे हो, रजब को फैमिली टेक कर रहे हो, व्यूज़ उठा रहे हो, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। अगर आपने खालिस इस्लाम के लिए किया, आप वीडियो ना डालो, आप सुकून से अपना रगड़ा लगाओ, अपनी वकालत करो, मज़ा भी आएगा, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। अभी आप हमसे पहले, काम हमारा है, हमसे पहले आप वीडियो डाल देते हो जी ये हो गया अदालत में, वो हो गया, गाड़ी में बैठते हो जी मैं जा रहा हूँ आज पेशी है, कल पेशी है जी, केस लगा हुआ था जी। मतलब ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। अगर आप इस्लामाबाद हो तो आप यहाँ से बोल रहे हो जी मैं जा रहा हूँ कराची केस के लिए, मेरी समझ से ये जो वीडियोज़ हैं ये बाहर है। बाकी उलमा को साथ लें, उनका कंसेंट लें, फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और इस्लाम की बेस पे किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए। हमने बहुत से लोगों को देखा जो इस्लाम की बेस पे टारगेट हुए। ये हमारा मज़हब है, हमने इसकी प्रोटेक्शन करनी है, किसी बेगुनाह को हमने उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना। तो व्यूअर्स ये सारी चीज़ें थी दोनों केसेस के हवाले से। कराची वाले पे भी मैंने थोड़ी सी बात की, थोड़ा सा मैंने लाहौर पे भी बात की, और बाकी साथ साथ चलते रहेंगे। एक जो लाहौर वाला केस है वो हो गया जी 28 तारीख को दोबारा, और कराची वाला 24 तारीख को है। सवाल ये बनता है कि क्या रजब भट्ट दोबारा मतलब जाएगा? 24 तारीख को जाना तो उसको पड़ेगा। दूसरी बात, इनकी प्रोटेक्टिव बेल लगी हुई है, यानी इनकी ज़मानत लगी हुई है, और इस टाइम पे वकील साहब चाह रहे हैं ज़मानत को मैं कैंसिल कर दूं, मैं किसी तरह हथकड़ी लगाऊं ताकि उनकी जिद पूरी हो जाए। जब ये वकील साहब मेरे पास आए थे उन्होंने ये बात बोली थी कि इसको पेश होना पड़ेगा, मैं हथकड़ी लगाऊंगा, और वो अपनी बात पे कायम है। अब कराची एक महीने में मतलब 15-20 दिन बाद दोबारा जाना, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टिगेशन होकर केस का फैसला आना चाहिए ताकि पता चले ये सारे मामले क्या हैं। बाकी जो लाहौर के अंदर है इतना कोई वो केस जो NCCA वाला केस है, चले वो एटलीस्ट मज़हब का केस तो नहीं है ना। मज़हब का केस होता फिर हम कहते तो मुश्किल था। उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में इन दोनों केसेस के फैसले आ जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर रजब के हक़ में आया तो फिर तो इसके अगेंस्ट जो लोग हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। अगर रजब के ख़िलाफ़ आए तो वो अपनी सज़ा काटेगा। तो ये सारा मैटर था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी कुछ मज़ीद भी केसेस की तैयारी हो रही है, या कुछ और भी मज़ीद केसेस भी हो रहे हैं। अगर वो टाइम के साथ मंजर आम पे आ जाते हैं तो फिर मैं उन पर बात करूँगा, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल मुझे उन पर बात करनी चाहिए। लोग मज़ीद भी कोशिश कर रहे हैं कि रजब के ऊपर केसेस किए जाएँ, और रजब को भी इस चीज़ का इल्म होगा, चूँकि अगर हमारे तक बात पहुँची हो तो वहाँ तक भी बात पहुँच की होगी। तो मज़ीद कुछ केसेस रजब पे होने की तैयारी हो रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में वो चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। इसी तरह मान डोगर के भांजा या भतीजा, उसके ऊपर भी एक केस किया गया है। मतलब एक लॉबी टारगेट कर रही है। मैं डे वन से बोल रहा था, अब रजब के ऊपर भी केसेस डालने की तैयारी हो रही है, मान डोगर के ऊपर भी हो रही है, मान डोगर का भतीजे के ऊपर भी हो रही है। और अभी ये चीज़ें थोड़ी सी चलेंगी। पिछले केसेस अभी नहीं ख़त्म हुए, रजब भट्ट के ऊपर मजीद केसेस पड़ेंगे। रजब को इस बारे में तैयार रहना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।